हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिसको हम लोग इम्पोर्टेंस या नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। देखो कैसा होता है कि कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जब भी पूछे जाते हैं, कभी कभार अपने को समझ में आता नहीं है कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो वर्डिंग्स का मतलब अगर हमको सही तरीके से पता होगा तो आंसर लिखने में हमको ज़्यादा आसानी होती है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। कभी कभार क्वेश्चन में देखो, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही है। तो आप उसको सिग्निफिकेंस के नाम से बोलो, इम्पोर्टेंस के नाम से बोलो, या नीड एंड इम्पोर्टेंस के नाम से बोलो, तो तीनों क्वेश्चन का जवाब जो है, आंसर है, वो एक ही ढंग से रहेगा, एक ही रहेगा, जो अभी आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि इम्पोर्टेंस, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है एंड प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो प्रिंसिपल्स माने जो गाइडेंस, जो टेक्निक्स, जो सिस्टम्स जो होते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, सही ढंग से रन करने के लिए उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, तो वो ऑब्जेक्टिव टारगेट जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना, तो इनमें से कोई भी टारगेट हो या ऑब्जेक्टिव हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो टारगेट या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो टेक्निक्स या स्टेप्स, जिसको हम लोग प्रिंसिपल्स के नाम से पहचानते हैं, उसी को हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे बोलते हैं। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि व्हाट वाज दी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर हमने देखा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। अभी जो नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, जो एग्ज़ाम में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, जो हम लोग अभी जाके आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। नाउ इसका मतलब क्या होता है, तो देखो आपको पॉइंट में क्या दिया है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर वाले का तो उस जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक अच्छा पोस्ट पे होता है, एक अच्छे ओहदे पे होता है। उसका काम क्या होता है, उसका जो भी उसको काम दिया गया है, रोल दिया गया है या ऑब्जेक्टिव उसको दिया गया है, जिसको हम लोग टारगेट बोलते हैं, वो टारगेट उसको अचीव करना है, वो काम उसको सही ढंग से, सही वक्त पे और प्रॉपरली उसको कंप्लीट करना है ना। ये सब चीज़ करने के लिए उसको सबसे पहले वो जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन या जानकारी जो है उसको पता होनी चाहिए। तो बिना उसके ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन के, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी के लिए या जिस बिज़नेस के लिए वो काम करता है, उस बिज़नेस का प्रोडक्ट क्या है, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसका प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीज़ें जब तक मैनेजर को पता नहीं चलती तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम उसको दिया गया है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस बिज़नेस के लिए वो मैनेजर काम कर रहा है, उस बिज़नेस का प्रोडक्ट के बारे में, उस बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में, उस बिज़नेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना इस मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही सब चीज़ ध्यान में रख के ही उसको जो भी एक्टिविटीज़ है या टारगेट है वो अचीव करना है ना। इसीलिए मैनेजर को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी चीज़ पता होने ज़रूरी है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट सेंटेंस का मतलब ना। उसी पॉइंट में सेकंड सेंटेंस में क्या दिया है, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स ना। अगर किसी मैनेजर को
उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हमारे या उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो काम करता है उसके बहुत सारे जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ क्या है, हमारा मतलब जिस कंपनी के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है उसके स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ बोलेगा तो क्या, तो उनको उसका कंपनी किस किस फील्ड में या कौन सा एक्टिविटीज़ है जिसमें वो उसका ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से या सही ढंग से उस चीज़ को कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर वो अच्छा क्वालिटी का है तो मैनेजर को भी उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या बनाने के लिए या जो भी उसको टारगेट अचीव दिया है, वो टारगेट अचीव करने के लिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। वही अभी ये तो हो गया उसका एडवांटेज के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन उसी के अपोजिट अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई वीकनेस है या वीक पॉइंट है जिसको हम लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो भी मैनेजर को पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है उसके पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट है या कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो मार्केटिंग, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सेल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने का या प्रमोट करने का काम ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है। तो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर सही ढंग से काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा ज़्यादा। लेकिन उसी जगह पे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर सही तरीके से प्रोडक्ट सेल नहीं पा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। तो वो कमियां कहाँ पे है, कहाँ पे उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ये कमियां, ये प्रॉब्लम्स, ये डिफ़िकल्टीज़, ये भी एक मैनेजर को समझ में आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसको पता चल सके, जिससे कि उसको आसानी हो सके कि बाबा अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो किस चीज़ में है, किस एक्टिविटी में है, किस डिपार्टमेंट में है। तो उस प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैनेजमेंट को आसानी हो जाएगी, सो दैट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छी तरीके से और काम कर सकते हैं। तो किसी भी मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जिसको हम लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो समझ में आना या समझना बहुत ज़रूरी है टू वर्क इफ़ेक्टिवली फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई आपको ये बात। और उसी में आप भाई थर्ड सेंटेंस में आपको क्या दिया है, इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स एंड हैंडल द सिचुएशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैनेजर को उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है, उसके बारे में उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस अगर पता चल गए, तो उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन जो भी रहेगा वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगा और उस सिचुएशन का सही तरीके से हैंडल कर पाएगा। सो इसका मतलब क्या, तो इस पॉइंट में हमको क्या पता चला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजर है, जो उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला है या एक्शन लेने वाला है, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ्स या वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होना या मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ द पॉइंट, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजमेंट। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नाउ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो कमोडिटी, जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना, उसी को बोला जाता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आया। अभी ये रिसोर्सेस के दो टाइप होते हैं। तो जैसे आपको सेंटेंस में उस पॉइंट का जो सेंटेंस एक्सप्लेन किया है उसमें आपको दिया गया है, तो बेसिकली दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक फिजिकल रिसोर्स और दूसरे ह्यूमन रिसोर्स। अभी वो कौन से होते हैं तो देखते हैं हम लोग उस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में। तो क्या दिया है सेकेंड पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस दैट आर फिजिकल रिसोर्सेस, ब्रैकेट में उसके एग्जाम्पल दिया है। फिजिकल मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग एक्चुअल में यूज़ करते हैं,
प्रोडक्ट, जिसका जो प्रोडक्ट बोलो आप उसको, या कोई ऐसे चीज़ें हो जो बिज़नेस में हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। तो मटेरियल, अभी सिंपल बात है, तो कोई भी बिज़नेस का अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो, भले वो स्टील हो, प्लास्टिक हो, या कोई लोखंड का चीज़ हो, या कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मेन चीज़ उसका कच्चा माल, जिसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियल लगता है, मशीन लगते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और मनी मतलब पैसा लगता है। तो दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल रिसोर्स। अभी बिना पैसे के तो मटेरियल भी नहीं खरीदा जा सकता है, मशीन भी नहीं खरीदा सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सही तरीके से उसका प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला उसके पास पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पैसे से वो मटेरियल मतलब कच्चा माल खरीद सकता है, और अच्छा कच्चा माल उसने खरीद लिया तो उसी कच्चा माल को वो सही तरीके से मशीन खरीद के बना सकता है। सो ये थे फिजिकल रिसोर्स। अभी दूसरा जो है वो कौन सा है, तो सेकंड रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैन पावर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैन पावर का मतलब क्या होता है, लेबर, एम्प्लॉइज़ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दो रिसोर्सेज बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो रिसोर्सेज का मतलब फिजिकल में तीन चीज़ें, मटेरियल, मशीन एंड मनी, एंड सेकेंड रिसोर्सेज में मैन पावर। ये चारों का इस्तेमाल अगर सही ढंग से हो मैक्सिमम लेवल पे, तो इसका मतलब क्या, हर चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज़ में एक अच्छा काम कर रहा है। जो भी चीज़ें उनको एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से काम हो रहा है। देखो, अगर मटेरियल का सही इस्तेमाल हो, कम वेस्टेज होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। लेकिन उसी जगह अगर वेस्टेज ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी कम होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा तो सेल भी कम होगा, जिससे कि प्रॉफिट भी कम हो, इनकम भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम होएगा। तो इससे अच्छा अगर हमारा मटेरियल अच्छा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा। प्रोडक्टिविटी जितना अच्छा मीन्स ज़्यादा होगा, उतना प्रोडक्ट सेल ज़्यादा होगा, उतना इनकम भी ज़्यादा होगा, उतना प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसी को बोलते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ना सेकेंड सेंटेंस में उसने क्या दिया, द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्सेस। ये जो दो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इन दोनों में प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। देखो कैसा होता है कि देखो, अभी मटेरियल हो या मशीन हो या पैसा हो, ये तीनों का इस्तेमाल कौन करने वाला है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग बॉस है, मैनेजर्स है, इन लोग ही करने वाले हैं। मीन्स इन द शॉर्ट मैन पावर दैट इज़ एम्प्लॉय, इन लोग ही करने वाले हैं, ऑब्वियसली है। तो इनका सही ढंग से देखो कैसा होता है कि दोनों में अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स में एंड फिजिकल रिसोर्स में। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दूसरे रिसोर्स का कम यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, आपने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ख़रीदने में पैसा लगा दिया, तो इसका मतलब आपके पास बाकी के चीज़ें खर्चे करने के लिए, बाकी के चीज़ों के ऊपर खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा या कम होगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्वियसली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम लोग मटेरियल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस नहीं करना है, नहीं, जितना ज़रूरी है, जितना हमको लगता, जितना मैक्सिमम या जितना हमको टारगेट है या जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही हमको मटेरियल खरीदना चाहिए ना। अगर मशीन्स की बात की है करेंगे तो देखो, मशीन ऐसा चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके पास जितना पैसा अवेलेबल है, पूरा पैसा अगर उसने मशीन ख़रीदने में लगा दिया तो उसका फ्यूचर में उसको उसका बिज़नेस हैंडल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ अदर इमरजेंसी, उसमें उसको प्रॉब्लम आ सकती है पैसे का। तो मशीन्स के लिए भी ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा नहीं करना चाहिए। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉइज़ को आप सैलरी दे दो, मटेरियल कम खरीदोगे, मशीन कम खरीदोगे और एम्प्लॉइज़ को सैलरी ज़्यादा दोगे। इससे क्या होगा, सैलरी में पैसा ज़्यादा जाएगा, उनसे कम प्रोडक्शन होगा, उनसे कम एक्टिविटी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो कहने का बात ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, नहीं। एक मैनेजर का काम क्या होता है, उसके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उन सभी चीज़ों का सही ढंग से प्रॉपर बैलेंस रख के इस्तेमाल होना ज़रूरी है।
तो दैट इज़ द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज बाय पुटिंग देम इन ऑप्टिमम यूज़ और कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा भी नहीं होना चाहिए उनका कम इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए उनका वेस्टेज हो रहा है। दोनों में बैलेंस रखना एक मैनेजर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़रूरी है। तो ये था सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? साइंटिफिक डिसीजंस। देखो, साइंटिफिक डिसीजंस मीन्स प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक डिसीजन। देखो, कोई भी मैनेजर बिना किसी टेक्निक्स के, बिना किसी मेथड्स के अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। उसको ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गाइडलाइंस, जो भी ट्रेनिंग या जो भी टेक्निक्स दिया है, वो सब ध्यान में रख के उसका सही ढंग से इस्तेमाल करके ही उसको मैनेजमेंट या बिजनेस में डिसीजन लेना है। जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहा है उसमें डिसीजन लेना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक डिसीजन। तो देखते हैं उस पॉइंट में क्या दिया है। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। प्रिंसिपल ट्रेन्स द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन tactfully, otherwise the manager have to work always with the trial and error method। देखो कैसा होता है कि हर मैनेजर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस मिलना। किस बारे में? अलग अलग सिचुएशन आते हैं। देखो कैसा होता है कि अगर हमारा बिज़नेस एक अच्छे लेवल पे है, बिज़नेस का हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है, तो वहाँ पे सभी चीज़ें पॉजिटिवली हो रहे हैं, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर कोई एडवर्स, जिसको हम लोग नेगेटिव सिचुएशन बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन का मतलब होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है, जैसे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वैसे नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी मैनेजर को क्या काम करना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे एक्टिवली काम करना है, ये भी ट्रेनिंग, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास होना ज़रूरी है। सो दैट ना सिर्फ अच्छे सिचुएशन में बल्कि क्रिटिकल या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी मैनेजर के पास ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसे टैक्ट होना चाहिए या ऐसे क्वालिटीज़ होना चाहिए जिससे कि वो हर सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर सके और उसमें सक्सेस पा सके। तो इसी को बोलते हैं हैंडलिंग द क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली। अगर मानो कोई एक मैनेजर है जिसको पता ही नहीं है कि क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो इसका मतलब उसको पता नहीं रहेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे समय में वो मैनेजर क्या करेगा? सिर्फ क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको जैसे लग रहा है उस हिसाब से जाएगा। मतलब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, उसको जैसे जम रहा है, उसको जैसे वो एक बोलते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कर रहा है। उसके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है या उसके पास कोई नॉलेज नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। तो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसा हो जिसके बारे में उसको कैसे हैंडल करना, इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा मैनेजर को, तो ऐसे सिचुएशन में मैनेजर क्या करता है? अपने हिसाब से उसको जैसे लगता है वैसे वो काम करेगा, वैसे वो डिसीजन लेगा। तो वो डिसीजन या वो जो भी काम है वो सक्सेस होगा ही क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे हम लोग को फेल्यूर का मुकाबला करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा सिचुएशन जिसको किसी मैनेजर ने अभी तक कभी फेस ही नहीं किया है और उसको कैसे टैकल करना है इसके बारे में अगर उसको पता ही नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जहाँ पे वो बिना नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के उस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करता है। दैट इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि हर मैनेजर के पास एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हर सिचुएशन के बारे में, कैसे उसको हैंडल करना है। वो सही अच्छा सिचुएशन हो, पॉजिटिव या फेवर वाला डिसीजन सिचुएशन हो या एडवर्स सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन में मैनेजर को कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कैसे उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, ये टेक्निक हर मैनेजर के पास होना ज़रूरी है। दैट इज़ साइंटिफिक डिसीजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वर्ड से आपको थोड़ा बहुत पता चला रहेगा। जिम्मेदारी जिसको हम लोग बोलते हैं।
देखो कैसा होता है कि बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन की एक सोच क्या होती है, मेरा जो भी बिज़नेस हो, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, उसकी एक ही सोच होती है, मेरे बिज़नेस का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकूँ। ये बेसिकली सभी बिजनेसमैन की थिंकिंग होती है। लेकिन कैसा होता है, जब आप ये जो बिजनेसमैन होते हैं इनकी ये सोच होती है, लेकिन ये सोच रखते रखते उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एक जिम्मेदारी है कि उनकी जो भी ये चाहत है, ये एक्सपेक्टेशन है, कमाई करना, प्रोडक्ट सेल करना, ये सब तो उनको अचीव करना ही है। लेकिन ये सब अचीव करते समय उनको एक और चीज़ ध्यान में रखना है जो बहुत ज़रूरी है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी सोशल मीन्स व्हाट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बिज़नेस में कमाई करने के लिए या प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए हम लोग किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, किसी दूसरे को हम लोग उसका गलत इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे भलाई के लिए हम किसी और को नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है, मीन्स एवरी बिजनेसमैन को या हर ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना है कि बिज़नेस करते करते उसको ये भी चीज़ें याद रखनी है कि उसको बिज़नेस तो करना ही है, प्लस दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तो दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस पॉइंट में उसने क्या दिया है, देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी aspect of organization. They are not developed only from the viewpoint of handling the resource effectively, but they guide the management in understanding the social responsibility of the organization so that they can focus on providing quality products at a reasonable prices. देखो कैसा होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए, मतलब अपने खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो जैसे उसने ये सब करते करते समय दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे उसने पॉइंट में बताया, प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसने प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा मेंटेन करना चाहिए। देखियो आज आप देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, जैसे रिबॉक है, नाइकी है, या मोबाइल्स कंपनी एप्पल, आईफोन है। देखो ये जो ब्रांडेड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, ये जो कंपनी है, इनका जो देखो आज इनके जो प्रोडक्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं, लेकिन महंगे होने के बावजूद ये इनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा है। देखो इन लोग भले एक्सपेंसिव है लेकिन इनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है दैट इज़ बेस्ट इन क्लास। तो देखो ऐसा नहीं है कि उन लोग सिर्फ पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, उन लोग पैसा ले रहे भी हैं और उसके बदले में अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी आपको दे रहे हैं। तो हर कंपनी का सोच यही होना चाहिए कि मैं अच्छा प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हो सके एक अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर सकूं, वो भी कम से कम प्राइस में, दैट इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, बराबर है। फिर उसके बाद उसने क्या दिया, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन द मार्केट ना। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो है पूरे मार्केट में एक ही कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी और उसके अदर कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, बाकी और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोडक्ट को बना रहा नहीं है। इसका मतलब वो प्रोडक्ट अकेला वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। तो ऐसे मार्केट को, ऐसे सिचुएशन को मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बोलते हैं। अभी कभी कभार क्या होता है, जहाँ पे एक ही सेलर है, एक ही प्रोडक्ट सेलर है, बाकी और कोई नहीं है, वहाँ पे वो सेलर, वो ऑर्गेनाइजेशन इसका फ़ायदा भी तो उठा सकता है, क्योंकि उसको पता है क्योंकि वो प्रोडक्ट वो खुद बना रहा है और कोई भी नहीं बना रहा है। तो वो ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट वो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस में भी सेल कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि, तो इससे क्या होगा,
कम प्राइस के प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में कस्टमर को मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा पेमेंट करेंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड एज पर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है, तो ये गलत बात है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसने उसका गलत फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। समझ में आया आपको बात? तो ये था आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन द मार्केट। फेयर कंपटीशन, फेयर रेम्यूनरेशन, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, उसने फेयर कंपटीशन मतलब अगर उसके प्रोडक्ट, उसके बिज़नेस को, जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के कोई अदर राइवलरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल देखो, आज मोबाइल्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो मोबाइल के बहुत सारे कंपनीज़ है। सैमसंग कंपनी भी मोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स करती है, उसी जगह पे वीवो एप्पल आईफोन इन लोग भी मोबाइल बनाते हैं। लेकिन आपने देखा रहेगा ये जितने भी कंपनी जो मोबाइल बना रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे का बुराई नहीं करते। आपने इनके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे रहेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट में उन लोग क्या दिखाते हैं, उनके खुद के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। उन लोग दूसरे का या उनके जो बिज़नेस राइवलरीज, दुश्मन जो कंपनी, जिसको दुश्मन बोलने से अच्छा हम लोग राइवलरीज ये वर्ड यूज़ करते हैं, उन लोग किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट का बुराई नहीं करते, अपने कंपनी के प्रोडक्ट का जो अच्छा फीचर्स है, अच्छे फीचर्स है, अच्छे क्वालिटी जो है, ये बताते हैं। दैट इज़ फेयर कंपटीशन। मतलब आप जब भी कंपटीशन कर रहे हो तो सही ढंग से कंपटीशन करो, उसमें आप किसी से चीटिंग मत करो। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा और हैंडसम सैलरी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे काम ज़्यादा करा के ले रहे हो, लेकिन उसी समय उसका आप सैलरी कम दे रहे हो या उनका मिसयूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ फेयर रेम्यूनरेशन। जितना भी आप उनसे काम करा के ले रहे हो आपके एम्प्लॉय से, उनको अच्छी खासी सैलरी, सेटिस्फाइड सैलरी देना चाहिए। चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी इन्वायरमेंट मतलब जो भी आपके जो सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पॉल्यूशन होना चाहिए, कम से कम वेस्टेज होना चाहिए, सो दैट एनवायरनमेंट जो है उसको ज़्यादा हानि नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज़ चेंज इन एनवायरनमेंट। हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर मशीनरीज यूज़ करती है, कोई टूल्स यूज़ करती है, तो ऐसे मशीनरी अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ख़रीद लिया और कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर वो मशीनें या जो टूल्स है वो ख़राब हो गए। इससे क्या होगा, आपको बार बार रिपेयरिंग का खर्चा होगा या बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ेंगे, उसका खर्चा होगा। तो अगर आप कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मशीनरी ख़रीदते हो तो उसमें आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा है अच्छा या ए ग्रेड क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के मशीन्स खरीद लो, उससे कि आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल आप उसको यूज़ कर पाओगे, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। उससे ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली फ़ायदा किसका होएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो आप सभी को पता है आज हर मार्केट, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नए चीज़ें आते ही है और आना ज़रूरी भी है। देखो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, हम लोग जो भी प्रोडक्ट आज यूज़ करते हैं, भले वो खाने पीने की चीज़ें हो या कोई यूज़ करने की चीज़ें हो, वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कपड़े हो, वॉचेस हो या कार हो, कोई भी चीज़ें हो, देखो आज जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सालों साल वही प्रोडक्ट या वही क्वालिटी के प्रोडक्ट या वही टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। देखो एक ज़माना था, आज हम लोग लैपटॉप या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। एक ज़माना था ऐसा था कि हम लोग लैंडलाइन यूज़ करते थे। अभी देखो हार्डली लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ हो रहा है। देखने जाए आज अगर मैं आपको बताने जाऊँ या मेरे अंदाज से हार्डली 100 में से जो 20 to 25% ही ज़्यादा से ज़्यादा लैंडलाइन मोबाइल का यूज़ होता रहेगा। लेकिन आज अगर हम देखने जाएंगे तो सिचुएशन
जैसे मैंने बताया 20% से ज़्यादा लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ हो रहा है, वही जाके 80% जो है आज सभी के पास, सब ने लैंडलाइन को कन्वर्ट किस में किया, मोबाइल्स में, लैपटॉप में, इसमें यूज़ किया। एक ज़माना ऐसा था जहाँ पे हम लोग नॉर्मल कपड़े पहनते थे, आज देखो हम लोग अलग अलग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, बराबर है। तो ये सब कहाँ से आती है? ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आती है। तो कैसा होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बिज़नेस प्रोडक्ट बना रहे हो लोगों, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, उसमें रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च का मतलब नया चीज़ें आप लाना ज़रूरी है, क्योंकि हर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि उसको कोई ना कोई चीज़, वो जो भी यूज़ कर रहा है उसमें नया क्या है वो एक्सपेक्ट करता है। तो वो नया चीज़ कभी पॉसिबल होगा, आप उसमें कुछ ना कुछ R&D, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तभी। तो हर मैनेजर को अपने जो भी प्रोडक्ट है या डिसीजन है या सिचुएशन है उसमें नई चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या दिया उस पॉइंट में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। डायनामिक मीन्स it keeps on changing, the nature goes on changing along with the changes in business world. Over the years they have developed to suit the current needs. जैसे हमारी आज की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट बनाते जाता है। देखो आज कोई भी, आज देखो आप देख रहे हैं, एक टाइम था 20, 30, 40 साल पहले लेटर का जो इनलाइन लेटर है, वो पोस्ट कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता था। अगर कोई गांव में बंदा रहता है या कोई दूसरे स्टेट्स में या किसी दूसरे कंट्री में रहता है तो उससे कम्युनिकेशन करने का क्या ज़रिया था, थ्रू द लेटर्स। हम लोग कोई लेटर, इनलाइन लेटर या फॉरेन लेटर या जो भी है, पोस्ट कार्ड लिख के हम लोग कोई मैसेज पहुंचा देते थे। लेकिन आज क्या हो गया देखो, उस लेटर कार्ड को हार्डली कोई यूज़ कर रहा है, कहीं कहीं पे तो ये बैन हो चुका है, मतलब इसका यूज़ ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज देखो सभी के पास कम्युनिकेशन का बहुत सारे अलग अलग मेथड्स या टेक्निक्स आ गए। कोई मोबाइल के ज़रिए कम्युनिकेट करता है, कोई इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेट करता है, तो कोई फैक्स के ज़रिए कम्युनिकेट करता है, कोई मीडिया के ज़रिए कम्युनिकेट करता है, सोशल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इनके ज़रिए वो कम्युनिकेट करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनकी ज़रूरत के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते जाते हैं, और ये सब चीज़ें ज़रूरी है। दैट इज़ डायनामिक, दैट इज़ कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इससे क्या होता है, तो उसने आगे के सेंटेंस में दिया है, इट एनेबल्स द मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम। इससे क्या होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, इसमें कंसिस्टेंटली क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि आपके प्रोडक्ट में अगर कोई नया चीज़ रहेगा तभी जाके कस्टमर को पसंद आएगा, तभी जाके वो खरीदेगा, तभी जाके आपका इनकम, आपका सेल होगा, आपका इनकम बढ़ेगा। आपका इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली। देखो आज हम लोग देख रहे हैं, पहले कैसा होता था, सिर्फ जॉब पे जाओ, काम करो, हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। देखो लेकिन ये जो सिचुएशन है ये बहुत साल पहले की है। आज देखो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे MNC, मल्टीनेशनल कंपनी या बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज़ में आप देखते रहोगे कि वहाँ पे देखो जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको प्रॉपर जॉब फैसिलिटी मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, उनको लंच करने के लिए या जो भी है आराम करने के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटी दिए, उनको सैलरी के अलावा इंसेंटिव दिया जाता है, बोनस दिया जाते हैं, बहुत सारे कूपन्स, वाउचर्स भी दिए जाते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, विलिंग करने के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, बोनसेस भी दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का विलिंगनेस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस लेवल या विलिंगनेस जो है वो अपने काम में दिखा देता है। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के लिए काम करके, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा पहुंचा के। तो इससे फ़ायदा ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली किसको होता है, कंपनी को ही होने वाला है। सो इसको बोलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। देखो कैसा होता है, बहुत सारे कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में ज़्यादातर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ये बहुत सारे अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंसान, अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अभी मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 10 जन काम कर रहे हैं, तो अगर समझो ऐसे 5 डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट में अगर 10 जन काम कर रहे हैं तो 5 डिपार्टमेंट के हिसाब से 50 जन हो गए। अभी देखो ये जो डिपार्टमेंट है ये एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन सभी का काम अलग अलग है। देखो
फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम देखा जाए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, ये काम किसका है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद काम किसका है? मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट का। उनका काम क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट जो है, जो उनके कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया, वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करना, मार्केट करना, एडवर्टाइज़ करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेल करना, ये काम किसका है? मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का। वही अगर हम देखेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? कंपनी को जितने पैसे की ज़रूरत होगी उतना पैसा हर डिपार्टमेंट को अलॉट करना, प्रोवाइड करना, ये काम किसका है? फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। तो होता क्या है, ये सभी डिपार्टमेंट के काम अलग अलग है। अभी एक मैनेजर का काम क्या होता है या एक बॉस का काम क्या होता है? ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब का कोऑर्डिनेशन, इन सब का जो इन सभी डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करना। देखो कैसा होता है, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका कच्चा माल, जिसको मटेरियल हम लोग बोलते हैं, मटेरियल भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए ना। मटेरियल अच्छा क्वालिटी का तभी मिलेगा जब भी मटेरियल आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा क्वालिटी का खरीदेगा। अभी खरीदने के लिए पैसा लगेगा, वो पैसा कौन प्रोवाइड करने वाला है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ना यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, ये एक मीटिंग में या सामने सामने बैठकर डिस्कस करेंगे, तभी जाके अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीज़नेबल प्राइस खरीद सकते हैं। क्योंकि पैसे का ज़रूरत तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कंप्लीट कर पाएगा, तो तभी जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा प्रोडक्ट बना पाएगा। तो मैनेजर का काम क्या होता है? ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इन सभी डिपार्टमेंट में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा रिलेशन विथ प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन करना, ये काम किसका है? मैनेजर का है। समझ में आया आपको बात? सो दैट इज़ कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो उस पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो क्या दिया है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग द डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे मैंने बताया, ये काम क्या आसान काम नहीं है, इसको भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बोलते हैं। देखो अलग अलग का प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने काम में बहुत माहिर है, और आप सब जो जानते हैं हर एक बंदा अपने अपने फील्ड में जो माहिर होता है उसको थोड़ा बहुत क्यों ना हो एक एरोगेंस या कोई ना एक बोलते हैं ना घमंड होता ही है। लेकिन क्या होता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपको ये सब चीज़ें साइड में रख के आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साथ आके आपको ये सब काम करना है। तो एक मैनेजर के लिए एक बहुत टफ काम होता है, एक चैलेंजिंग काम होता है। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनको एक साथ लाना, इनका काम, इनका रिलेशन मेंटेन करना एक मैनेजर के लिए बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो दैट इज़ वाई उसने बोला है इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट जॉब फॉर द मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। समझ में आया आपको ये बात ना। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्या दिया है? डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अभी सिंपल बात है, जितने भी अभी तक हमने इम्पोर्टेंस देखें इन ये सभी चीज़ें में हमने क्या देखा? एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन हैंडल करना चाहिए, कैसे रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उसने उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, कैसे उसने कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रखना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें अगर हो पा रही है सही ढंग से मैनेजर के साथ, अगर ये सब हो रही है तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बातें हैं। तो ये सब अगर चीज़ सही ढंग से हो पा रही है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है या गोल या जो भी टारगेट है वो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल अचीव होगा। तो दैट इज़ डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्वियसली है, ये सब ध्यान में रख के ही तो मैनेजर को काम करना है, डिसीजन लेना है। तो क्या दिया है देखो, विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑन इट। ये सब चीज़ें अगर इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास आ गए, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के टेक्निक्स क्या है, कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी के वीकनेस क्या है, कंपनी के डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी का R&D कैसा है, ये सभी चीज़ें जब भी मैनेजर को पता चलती है तो कंपनी का जो भी टारगेट है वो अचीव करने के लिए मैनेजर को आसानी हो जाएगी, और जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उसको और हेल्पफुल हो जाएंगे। समझ में आया आपको बात?
इससे क्या होगा, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर। इससे मैनेजर को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में A to Z सभी चीज़ें पता चल जाती है, और उस हर सिचुएशन को कैसे टैकल करना, कैसे फेस करना, भले वो सिचुएशन अच्छा सिचुएशन हो, चैलेंजिंग हो या कैसे भी हो, उन सिचुएशन को फेस करना, टैकल करना, उसको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये सभी चीज़ें उसको पता रहती है। इससे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जो एक मैनेजर के लिए और उसके जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है, उन दोनों के लिए बहुत ज़रूरत चीज़ें थे। तो ये थे नीड एंड इम्पोर्टेंस, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो आशा करता हूँ आपको ये इम्पोर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस जो है, ये आपको पता चल गया रहेगा। आप ध्यान में रखना, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि सर क्वेश्चन इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पेपर बुक में इम्पोर्टेंस वर्ड दिख रहा नहीं है, तो सर इसका आंसर कहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कुछ वर्ड कैसे होते हैं, उनको ऑप्शनल वर्ड दिए थे। क्वेश्चन पूछने का तरीका कभी कभार अलग होता है। देखो जैसे मैंने बताया, सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है इम्पोर्टेंस, उसी को हम लोग किसी और तरीके से देखने जाएंगे तो नीड एंड इम्पोर्टेंस भी बोलता है। तो तीनों का मतलब एक ही है। तो सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस नाम से क्वेश्चन आने दो, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस नाम से क्वेश्चन आने दो, या नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से आने दो। तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है जो आज हमने पढ़ा। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है या आज का जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये आपको समझ में आया रहेगा। अगर इसमें अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी पॉइंट के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में, एग्ज़ाम्स वर्स के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो 2 थियरीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 2 थियरीज़ हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय।